हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का सरिता बिलारा क्लासेस में। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि हमारी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारा काफ़ी अप्रोचिंग है और मैं आशा करती हूँ सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। और अगर आप डेली क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो आपका मास्टरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, चाहे आपके ये अदर सब्जेक्ट है, थ्योरी आप सब पढ़ चुके होंगे, उस थ्योरी को डेली रिवाइज कीजिए। यू जस्ट फिक्स योर टाइम कि कितने घंटे आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, कितने घंटे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। दैट डिपेंड ऑन यू, दैट्स अप टू यू। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस के बिना कुछ भी नहीं है भाई। बहुत सारे क्लू तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं और मैंने इतनी वीडियो में करवा चुकी हूँ कि अगर आप डेली की एक वीडियो भी करते हैं, दो वीडियो भी करते हैं, तो डेट्स वीडियो आप बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम। जो रोल प्ले होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है लैंग्वेज की क्लासरूम का। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है, रीजन क्या है? बिकॉज जो रोल प्ले होता है इट अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। ठीक है, वो किसी का रोल प्ले कर रहा है, तो जब वो रोल प्ले करता है तो जो जो डायलॉग उसको बोलने के लिए दिए जाते हैं, दैट्स डायलॉग इज़ वेरी इन वी कैन से इन एग्जैक्ट वे, उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे बच्चा खुद क्या होगा, एक मीनिंगफुल टास्क के अंदर इन्वॉल्व होगा और वो उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ए लैंग्वेज टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू राइट फॉर एन ऑथेंटिक ऑडियंस एंड पर्पज। व्हाट वुड बी द बेस्ट राइटिंग टास्क टू अचीव दिस। मतलब एक लैंग्वेज टीचर चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं या चाहती है जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो ऑथेंटिक ऑडियंस के लिए लिखे और उनके पर्पस के लिए लिखे। तो यहाँ पे ऑथेंटिक ऑडियंस के लिए लिखने के लिए उनका बेस्ट राइटिंग टास्क क्या होगा, चार ऑप्शंस में से वो हमने बताना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो रहेगा कि स्टूडेंट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन ए स्कूल रिलेटेड इशू। एक ऑथेंटिक ऑडियंस हो गया, मतलब एक ऑथेंटिक मैटर, एक ऑथेंटिक इशू उनके पास है और उस चीज़ के बारे में वो किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं, उनके खुद के ओपिनियन क्या हैं उस स्कूल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सूटेबल टास्क होगा, राइटिंग टास्क होगा। ठीक है, 93 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? जब हम आपस में एक दूसरे से जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं, वो डिस्कस करते हैं इन ग्रुप्स और इन क्लास। ठीक है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप और द क्लास दे कैन डिस्कस देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़ विद ईच अदर। दैट इज़ द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, नेगोशिएटिंग टर्न टॉकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले। मतलब आप अपने पीयर के साथ क्या कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ड्यूरिंग फ्री प्ले। ठीक है, वो आपके पास कोई भी एक मैटर है और आप फ्रीली आप अपने पीयर ग्रुप के साथ उसके पे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। That is the example. नेक्स्ट मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 क्या है? B.F. Skinner claimed that language is learned through, थोड़ा शॉर्ट कर दिया भाई, दिखाई नहीं दे रहा था। B.F. Skinner claimed that language is learned through। तो वो क्या मानते हैं B.F. Skinner कि हम लैंग्वेज को कैसे लर्न कर सकते हैं? वो मानते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस से। ड्रिल प्रैक्टिस मतलब कोई चीज़ आपने सीखी, बार बार आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये B.F. स्किनर का मानना था। उन्होंने स्किनर ने अपने लॉ भी दिए थे भाई, प्राइमरी लॉ थे, तो नहीं वो थॉर्नडाइक के थे आई थिंक। तो B.F. स्किनर क्या मानते हैं कि लैंग्वेज लर्न करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? ड्रिल और प्रैक्टिस की। नेक्स्ट देखिए, रानी इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड शी हैज़ टेकन एडमिशन इन ए स्कूल इन आसाम। वो खुद दिल्ली से है बेसिकली और उन्होंने एडमिशन कहाँ लिया है? असम के स्कूल में। इन द फाइनल एग्जाम शी फेसेस डिफिकल्टी इन राइटिंग अ कंपोजिशन ऑन बिहू। Bihu, this is the festival of Assam state and the most probable reason for Rani problem is dead। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो डिफ़िकल्टी उसको फेस हुई बिहू को कंपोज करने में, लिखने में।
तो ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या था इसके पीछे? बिकॉज देर इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन हर होम एनवायरनमेंट एंड इन स्कूल करिकुलम, क्योंकि जो उसका होम एनवायरनमेंट है, दिल्ली में वो रहती है, उसके घर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं और जो स्कूल का करिकुलम है, उसमें बहुत डिसकॉन्टीन्यूटी है, डेट इज़ नॉट सेम। तो इसीलिए उसको क्या फील हुई, डिफ़िकल्टी फील हुई। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पोएम एंड स्टोरीज। क्लास फर्स्ट की बात हो रही है, उनकी कोई भी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट होती है पोएम से या स्टोरीज से, एंड विद द अल्फ़ाबेट। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी? तो ये किस तरीके की अप्रोच है लैंग्वेज पेडागोजी के अंदर हम बात करें। देखिए, स्टार्ट किससे हो रही है बुक, उनकी पोएम से, स्टोरीज से जिसमें कंप्लीट टेक्स्ट दे रखा है, और एंड कर देते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट पे। तो विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा भाई टॉप डाउन। पहले उनको क्या दे दी, बड़ी बड़ी पोएम्स दे दी, स्टोरीज दे दी, और फिर उन पोएम स्टोरीज को जो वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लास्ट में अल्फ़ाबेट्स है। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि टॉप डाउन, बॉटम अप, ये अप्रोच क्या होती है? एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, टॉप डाउन को समझते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉम्प्रिहेंशन को रीड किया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का कोई पैसेज था, आप उन्हें रीड किया, तो लर्नर क्या करता है, लर्नर यूज देयर नॉलेज ऑफ द जेनरा, जो अब तक उसके पास नॉलेज है उसको यूज करके प्रिडिक्ट करता है व्हाट विल बी इन द टेक्स्ट। मतलब जो ये टेक्स्ट है इसमें क्या दिया गया है, उसने क्या किया, जो पहले से उसको नॉलेज है ना, उस नॉलेज को यूज करके उसने उस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज से ये प्रिडिक्ट किया कि इस टेक्स्ट में क्या गिवन है, इस पैसेज में क्या गिवन है, व्हाट विल बी इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। नॉलेज उसको पहले थी, लेकिन अब उसने उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। और जब वो क्या करता है, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग से वो एफिक्स करता है मीनिंग को, ठीक है, मीनिंग का वो पता लगा लेता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो वो उसकी बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, होप सो नाउ क्लियर टू ऑल। एक इसमें अप्रोच गिवन है भाई, नेक्स्ट है एक्लेक्टिक अप्रोच है। एक्लेक्टिक देखिए मिक्स होता है एक्लेक्टिक। तो ये जो अप्रोच है, इट्स अ मेथड ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। ये भी एक अप्रोच है लैंग्वेज के एजुकेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, वी कंबाइन द वेरियस अप्रोचेस, मैथडोलॉजी, बहुत सारी अप्रोचेस को, मैथडोलॉजीज को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ताकि हम क्या डिलीवर कर पाएँ, क्या टीच कर पाएँ, लैंग्वेज को हम टीच कर पाएँ। एंड दिस इज डिपेंडिंग ऑन द एम ऑफ द लेसन। ये डिपेंड करता है एम क्या है लेसन का और एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। मतलब हम कई सारी अप्रोचेस को और मेथड्स को यूज करके जो लैंग्वेज को टीच करते हैं, वो हमारी एक्लेक्टिक अप्रोच होती है। एक होती है भाई फिर हमारी एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड जो है ना, ये ब्यूटी से रिलेटेड है। दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द ब्यूटी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, हम ये सारी यूज करते हैं फिगरेटिव डिवाइसेस को। तो जो ऑथर है ना, यूज़ करता है इन फिगरेटिव डिवाइस को, या फिर हम ये कह सकते हैं एस्थेटिक फीचर्स को, ताकि वो फ्रेम करे अपनी राइटिंग को इन अ पर्टिकुलर वे एंड डेवलप दैट पर्टिकुलर राइटिंग इन देयर ओन स्टाइल। तो ये जो फिगरेटिव स्टाइल हमने यूज़ किया ना टेक्स्ट के साथ, कई मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, कई सिमली यूज़ कर रहे हैं, कई पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यही उस लैंग्वेज को क्या बनाती है, एस्थेटिक वे में बनाती है। दिस इज कॉल्ड द एस्थेटिक अप्रोच। आई थिंक now clear to all. So let's we move on the next question. Question number 97. 97 देखिए भाई, which of the following is not true about sentences in the passive voice? दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आता है, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में। तो कौन सा ट्रू नहीं है, देखिए, द वर्ब इन द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज इन परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऐसा ही होता है। जनरली यूज्ड वेयर द सब्जेक्ट इज हिडन, नॉट क्लियर और नॉट सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। सेंटेंसेज विद
इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड, उसको हम पैसिव नहीं बना सकते। एनी डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी, ये कह रहे हैं कोई भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस आप उसको पैसिव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसिवनेस ऑफ ए सेंटेंस। 98 क्वेश्चन है, ए चाइल्ड रीड्स शी बॉट 3 एप्पल as she bought 3 apples and explain it as apples from tree. How would you rate this child's reading skill? देखिए पहले वो क्या पढ़ता है, she bought 3 apples as she bought trees apple, अब वो क्या करे, trees apple and explain it as an apple from trees, apple कहाँ से, ट्रीज से। तो आप क्या रेट देंगे चाइल्ड की रीडिंग स्किल्स को यहाँ पे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो रीड कर रहा है, रीड तो कर रहा है बट शी रीड्स विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, बिना किसी कॉम्प्रीहेंशन के वो उसको रीड कर रहा है। ठीक है। 99 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो एक टीचर यूज़ करता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जब एक टीचर अपने बच्चों को असेस करता है तो वो हमारी कौन सी होती है भाई? वो हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये पूछ रहे हैं उसका पर्पज क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो इसका पर्पज होता है टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, उसी टाइम उन्होंने कुछ एरर किया, आपने एरर को क्या किया, असेस करके उसको रिमीडियल टीचिंग दी, साथ साथ मतलब आपने उसको असेस कर लिया और एक क्वालिटेटिव फीडबैक आपने उसको दिया कि आपको इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये काम, ये पर्पज होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट देखिए, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। प्राइमरी क्लासेस में ऐसा बोला जाता है भाई कि आप अपनी मदर टंग में किसी चीज़ को रीड कीजिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट अनेबल द चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, वो किसी भी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड ईजिली कर पाता है अपनी मदर टंग के अंदर, डेट्स वाई दिस इज द रीजन। 101 देखिए भाई, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th हैज जस्ट रीड ए टेक्स्ट अबाउट द वाटर प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। उन्होंने क्या पढ़ा? एक वाटर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा जो कि एक कम्युनिटी के अंदर है, दैट कम्युनिटी इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट रिमार्क्स हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी स्ट्रगल फॉर वाटर एवरी डे। बच्चा क्या सोचता है चैप्टर पढ़ने के बाद कि मतलब कितना डिफिकल्ट रहता होगा उन पर्सनस के लिए डेली पानी के लिए स्ट्रगल करना। तो विच कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजी डज दिस रिमार्क्स रिवील? किस तरह की ये जो स्ट्रैटेजी है ये रिमार्क कर रही है, रिवील कर रही है? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 101 का भाई, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ये जो कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजी है ना, ये इन्फ्रेंशियल रीडिंग है। अब देखिए इसके अंदर 2 से 4 ऑप्शन आए हैं और ये हमें पता होने चाहिए कि इन्फ्रेंशियल रीडिंग क्या होता है या फिर मेटाकोग्निशन क्या होता है। सबसे पहले हम मेटाकोग्निशन समझते हैं। मेटाकोग्निशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग एंड लर्निंग। जो आपने थिंक किया, जो आपने लर्न किया, उस चीज़ के बारे में आप दोबारा से थिंक कर रहे हो। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के भी सोचना, आपकी कोई सोच है उस सोच के दोबारा सोचना कि ये मेरी सोच सही है या नहीं है। ऐसे ही लर्निंग के बारे में सोचना, वो आपकी मेटाकोग्निशन है। ठीक है। समराइजिंग, आपको पता है किसी भी चीज़ को अपने वर्ड्स में, एक पूरा पैराग्राफ था फिर आपने उसको ब्रीफ करके उस पैराग्राफ को दोबारा से आप जब बताते हैं समरी के फॉर्म में, दैट इज़ द समराइजिंग। ठीक है। एक होता है इन्फ्रेंशियल रीडिंग जो कि यहाँ पे है। दिस इज द लेवल ऑफ रीडिंग विच कंसिस्ट इन द एबिलिटी टू डिडक्ट एंड इन्फर द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन्ड इन अ टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट में नहीं बताया गया कि वो वहाँ जो प्रॉब्लम थी उससे जो लोग हैं वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं डेली टू डेली, लेकिन बच्चे ने क्या किया, खुद से इन्फर किया, रीड करके खुद से इन्फर किया कि पता नहीं
कैसा वहाँ पे लोग फील करते हैं, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं डेली जो पानी की प्रॉब्लम है उससे। तो ये जो इस तरीके की रीडिंग होती है जब बच्चा खुद इन्फर कर रहा है, वो हमारी इन्फ्रेंशियल रीडिंग होती है। ठीक है, रीड अलाउड का मीनिंग सभी को पता है, किसी चीज़ को लाउडली जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ द रीड अलाउड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा भाई हमारा इन्फ्रेंशियल रीडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। देखिए मैंने यहाँ पे भी एक निमोनिक का आपको बताया था, लक्स पढ़ना नहीं आता। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, लक्स से आपको इसको जोड़ के आप पढ़ना है कि लक्स पढ़ना नहीं आता। तो रीडिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिसलेक्सिया है। राइटिंग इज ए डैश एंड नॉट अ डैश। तो ये पूछ रहे हैं राइटिंग क्या है और क्या नहीं है। तो राइटिंग इज अ प्रोडक्ट एंड नॉट अ फॉर्मेशन। राइटिंग एक प्रोडक्ट है जो हम एक पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बाद सीखते जाते हैं, कैसे हमें फॉर्मेशन देनी है लेटर को, कैसे हमें ये करना है। तो लास्ट में जब गुड हैंड राइटिंग आपकी कमांड आ जाती है, आपको लिखना आ जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप व्यू बना पाते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है और ये एक फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल वोकैब की डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, पूछा है, ध्यान रखना है। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ए डिक्शनरी, ये तो अच्छी बात है। इंटीग्रेट न्यू वर्ड्स विद ओल्ड, ये भी सही है। मेक अ न्यू वर्ड रियल बाय कनेक्टिंग इट टू द लर्नर्स वर्ल्ड, ये भी ठीक है। लेकिन पैसिव वोकेबलरी शुड बी लर्नड बाय हार्ट। देखिए किसी चीज़ को एक्टिव से पैसिव बनाना वो आप हार्ट से नहीं सीखते, वो आप रूल्स से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। पैसिव वोकेबलरी शुड बी लर्नड बाय द हार्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये एक है यहाँ पे, स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम। मतलब स्टोरी टेलिंग जो हम कहानी सुनाते हैं वो वाला मेथड फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं क्लास में। रीजन क्या है, क्यों हम स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज़ करते हैं? बिकॉज इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। क्योंकि जब हम स्टोरी टेल करते हैं, एक टीचर जब कहानी सुनाता है बच्चों को, तो बच्चों को कई बार क्या होता है, उनकी एक तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि पता नहीं ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हो सकता है इसके पीछे ये रीजन हो इस कहानी में, कुछ भी, मतलब उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो यहाँ पे डेवलप होती है। दूसरा, बच्चा चीज़ों को इमेजिन करना सीख जाता है, कल्पना शक्ति का जो उसमें विकास होता है वो तेजी से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए, of the following which one is the most important prerequisite for language learning, whether first or second। मतलब इन चारों में से कौन सी एक प्री रिक्वेस्टी है लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट है चाहे वो लैंग्वेज सेकंड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा 3, कि हमें एक ऐसा कम्युनिकेशनल रिच एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें हम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से इनपुट कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, वो बोलते हैं ना, कोई भी भाषा हम जब सीख सकते हैं जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस कैसे होगी, कम्युनिकेशन से होगी। तो ये बोल रहे हैं कि इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट अगर आपके पास होगा तो आप लैंग्वेज को जल्दी सीख पाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे वो लैंग्वेज सेकंड हो। सेकंड देखते हैं, हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल। एक हिंदी स्पीकिंग टीचर था, उसको पोस्ट कर दिया प्राइमरी स्कूल में, जो कि कहाँ सिचुएटेड था, रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो वो एरिया जो मतलब ईजिली हमें नहीं पता होते, सिंस शी डजंट नो द लोकल लैंग्वेज, तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता था। तो उसने फेस किया लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम को। तो उसको क्या करना चाहिए, शी शुड, ये हमसे पूछा गया है। तो उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्सेज वाइल टीचिंग। उसको जो चाइल्ड्स की लैंग्वेज है उसी को एज अ रिसोर्स यूज़ करना चाहिए टीचिंग के टाइम पे। While teaching children to read, at which point should the teacher focus on comprehension। मतलब बच्चे को क्या कर रहे हैं, टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, मतलब उनको टीच करने के दौरान किस पॉइंट पे टीचर को फोकस करना चाहिए, ऑन कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि कोई भी चीज़ अगर आप उनको रीड करा रहे हैं
तो कॉम्प्रीहेंशन से सपोज रीड करा रहे हैं तो आप बीच से रीड ना करा के उनको बिल्कुल रीड कराए बिगनिंग से, स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रीड फ्रॉम दैट कॉम्प्रीहेंशन राइटली फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से ही आप उस चीज़ को रीड बच्चों को करना सिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पे लिस्ट दी है उन टास्क की जो कॉमनली इंक्लूड होते हैं लैंग्वेज की क्लासरूम में। सो विच ऑफ दीज सी चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर, इनमें से कौन सा चिल्ड्रंस को एज अ एक्टिव लर्नर मानता है, क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पोएम। एक्टिव लर्नर वो कब बनेंगे, जब हम उनको ग्रुप में कोई चीज़ करने के लिए देंगे और वो जो भी पोएम है, जो भी वो रीड कर रहे हैं, उसको खुद से इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, फिर एक 136 देखिए भाई, स्किल्ड रीडिंग इज, जो स्किल्ड रीडिंग है वो क्या होती है, स्किल्ड रीडिंग क्या होती है ये हमने बताना है। तो जो स्किल्ड रीडिंग है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। यहाँ से बच्चा किसी चीज़ को रीड करके खुद से मीनिंग को डिडक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है, तो वो हमारी स्किल्ड रीडिंग होती है। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। 141 देखिए, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन। जो असेस करते हम स्टूडेंट्स की राइटिंग को, तो ये किस पे फोकस करती है हमें ये बताना है। तो इट फोकसेस ऑन एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज़। स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब आप उसको असेस कर रहे हैं बच्चे ने क्या एक्सप्रेस किया है, उसके आइडियाज़ क्या है, तो यही चीज़ें हम चेक करते हैं। हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, और वो भी किसकी भाई, डजंट की। तो शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है डज नॉट की, जिसको हम डजंट बोलेंगे। तो यहाँ करेक्ट जो स्पेलिंग है वो यहाँ एन के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा, सेकंड वन इज़ द करेक्ट। प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। कोई भी एक प्राइमरी टीचर है, अगर उसको रीडिंग को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे कर सकता है, पिक्चर बुक के थ्रू। 144 देखिए, ए टीचर ऑफ क्लास थर्ड रियलाइज दैट वोकेबलरी डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अनेबलिंग द स्टूडेंट टू बिकम बेटर रीडर। कि उनकी वोकैब को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर उनको एक बेटर रीडर बनाना है। तो ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो इन चारों में से वोकैब की डेवलपमेंट के लिए गुड स्ट्रैटेजी क्या है वो हमने बताना है। तो वो रहेगी, स्टूडेंट लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। जो नए वर्ड्स हैं स्टूडेंट उसको कैसे लर्न करे, कंटेक्स्ट का यूज़ करे और गैस करे कि इन न्यू वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है। Children's oral language development form an important foundation for learning the literacy. Which of the following classroom practice enable oral language development? किस तरीके की जो क्लासरूम है वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हम वो ज़्यादातर कहाँ कर सकते हैं, जो ऊपर भी आया था कि अगर बच्चे को रोल प्ले दिया जाता है तो वो मतलब एक लैंग्वेज जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर वही डायलॉग बोलने पड़ते हैं जिस रोल प्ले में वो है, और उनको वो करेक्टली बोलेगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक बोलेगा। तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेट जब बच्चा करता है ना रोल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरी, जो स्टोरी का कोई भी फेवरेट आइडल जो उसको अच्छा लगता है उसके बारे में वो रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो ओरल उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administration what student can do with language? मतलब इनमें से एक बेस्ट एविडेंस क्या हो सकता है पेरेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि स्टूडेंट्स व्हाट कैन दे डू विद लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज के साथ मतलब कितना उन्होंने लैंग्वेज पे होल्ड पाया है। तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पोएम और पैराग्राफ रिटन बाय द स्टूडेंट, इससे हम असेस कर सकते हैं। 147 बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी टाइटल्ड
ब्रेवो बिटो, द टीचर इनिशिएटेड डिस्कशन विद देम ऑन ब्रेवरी। सो व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी, मतलब टीचर को जो डिलीवर करना है ना क्लास में, उस स्टोरी का टाइटल है भाई ब्रेवो बिटो। तो इससे पहले कि टीचर डिस्कशन स्टार्ट करे, उसने पहले किसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया, ब्रेवरी के बारे में, बहादुरी के बारे में। तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या अचीव करना चाहता है इस एक्टिविटी से, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर रहे हैं जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना स्टूडेंट को। कोई भी लेक्चर डिलीवर करने से पहले हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से या चैप्टर से उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके हम वो चैप्टर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे टीचर भी यही कर रहा है, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, मिसेज सिन्हा ask prediction questions as she reads aloud a story to her class third student. She does this too. वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ask कर रही है to मिसेज सिन्हा ask predictions question. प्रिडिक्शन क्वेश्चंस को पूछ रही है क्योंकि उसने स्टोरी को लाउडली रीड किया है क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के आगे। सो वाई शी डज दिस, तो वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमने बताना है, क्योंकि वो क्या चाहती है, उनका जो फोकस है वो कॉम्प्रिहेंशन पे रहे। क्लियर है। स्क्रिबलिंग क्या है, किसकी स्टेज है, ये हमने बताना है। तो ये राइटिंग की स्केल है। स्क्रिबलिंग होता है भाई जब हम राइटिंग में घसीटे मारते हैं ना, बुरी तरीके से लिखते हैं, केयरलेसली लिखते हैं, तो वो स्क्रिबलिंग होता है। और ये किसका पार्ट है, राइटिंग का पार्ट है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। If a student is making pronunciation error, the best way to help him or her is to, एक स्टूडेंट बोलते टाइम कुछ भी उसने बोला तो उसने प्रोनाउंसिएशन में एरर किया, गलती की, तो बेस्ट वे क्या है उसकी हेल्प करने का, ये हमने बताना है। तो हम प्रोवाइड करें उसको, क्या प्रोवाइड करें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, मतलब उसको ह्यूमिलिएट फील ना कराएं, गलत फील ना कराएं, और उसको ये बताएं लड़का है या लड़की है कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन का जो एरर है उसको ख़त्म कर पाएँ। ठीक है। सो भाई these all these are the today's question. Hope so all questions are liked by you. If you have liked all these questions, so share this video with your friend, like this video and subscribe the channel. Thank you everyone.